तस्वीर जो है वो बहुत हद तक साफ नहीं हुई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मामला बड़ा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू देखा जाए तो एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी पर दिखाई देता है, लेकिन अब एनडीए में जो घटक दल हैं उनको लेकर कई बातें शुरू हो गई, जैसे जेडीयू है, टीडीपी है, और टीडीपी के साथ तो अभी आंध्र प्रदेश में एक समीकरण बनाया गया था। जनता दल यूनाइटेड जो है वो कभी यहाँ नीतीश सबके हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है कि अब सबसे बड़ी चिंता ये है नीतीश सबके हैं। अब नीतीश किसके हैं अभी फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अभी जितने भी रिएक्शंस आए हैं उसमें सभी इंटैक्ट खड़े हुए हैं। बड़ा असर ये पड़ता है कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पिछले 2 टेन्योर में रही है, क्या उसमें बदलाव आएगा। जिस तरीके से घटक दल जो हैं वो एक बड़े भाई के तौर पर बीजेपी को देखते थे, अब यदि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत जैसा कि दिखाई दे रहा है, करीब 234-35 सीटों के आसपास बीजेपी है, इन 294 को आप देखें तो बाकी घटक दल इसमें टीडीपी, जेडीयू बड़े स्टेक होल्डर दिखाई पड़ते हैं, और भी कई दल दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा स्टेक इन्हीं का दिखाई देता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अब गठबंधन की राजनीति में कौन आगे निकलता है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए गठबंधन। रोहित मेरे साथ हैं और मैं हूं प्रवीण तिवारी। राज बिहारी जी लगातार बने हुए हैं, कई और मेहमान अभी हमारे साथ मंच पर जुड़ने वाले हैं। केम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे जो मेट्रो का ब्यूरो देखते हैं। और सारी चीज़ों को अगर एनालाइज किया जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी के थे वो दावे बुरी तरह से कमज़ोर दिखाई पड़े हैं, और सच पूछे तो एग्जिट पोल ज़मीन पर लोगों के मिजाज को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। वो उसी 400 और देखिए एक शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ी देर से आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, सीधे चलते हैं। सर्व स्तराच्या कार्यकर्त्यांनी जे अतिशय कष्ट घेतले त्याच्याबद्दल संघटनेच्या वतीनं आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो। महाराष्ट्रात एक प्रकारचं परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली। जो काही निवडणुकीचा निकाल आहे तुमच्या हातामध्ये माझे स्टेटमेंट आहे, त्याच्यामध्ये सविस्तर लिहिलं आहे की हा निकाल इतर परिवर्तनाला पोषक अशा प्रकारचा आहे। थोडं पुढे बोल, त्यांना ऐकू येत नाही, थोडे पुढे घेऊया का, थोडं पुढे घ्या। हां हां थोडंसं मोठं बोल, माईक पडतील अशा नको। माईक नाही ह्याचा माईक नाही, स्पीकरवाला नाही। आणि आम्हा लोकांचा प्रयत्न हा राहणार आहे की ही देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली सुदैवानं देश पातळीवरचं चित्रसुद्धा अतिशय आशादायक आहे। विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वसाधारणपणानं तुम्हा लोकांचं आणि आमच्या काही सहकाऱ्यांचं ॲसेसमेंट जे होतं त्यापेक्षा वेगळा निकाल उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं दिलेला आहे। या निकालाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या भागामध्ये जे यश मिळायचं ते त्याचं मार्जिन हे फार मोठं असायचं। आता त्यांना काही ज्या जागा मिळाल्यात त्या मर्यादित अशा प्रकारच्या मार्जिनी मिळाल्यात। याचा अर्थ राष्ट्र पातळीवर आम्ही लोक जे सगळे काम करतो त्याचे विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि हिंदी बेल्टमध्ये जे आमचे सहकारी काम करतात त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून अधिक लक्ष दिलं ते आज उत्तरेकडचा जो चेहरा आहे तो बदलायला एक अनुकूल अशा प्रकारचं चित्र दिसतंय, आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांच्याकडून काळजी घेतली जाईल। आज हा निकाल झाल्याच्या नंतर मी काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली, विशेषतः काँग्रेस। देखिए शरद पवार ने अच्छा परफॉर्म किया है
और महाराष्ट्र की, हालांकि वो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलायंस ने अच्छा काम किया है, इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा दिन है। समाजवादी पार्टी ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन, फिलहाल जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें किया है, हालांकि बड़ी क्लोज फाइट कई सीट्स पर रही है अभी भी। इसीलिए देखिए, आम तौर पर जब भी ईवीएम के ज़रिए काउंटिंग होती है तो हम कहते हैं 12-1 बजे तक तस्वीर साफ़ हो जाएगी। अभी हम 3 बजे जब बात कर रहे हैं तब भी हमको स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि कई सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात जो बहुत देर से स्टैटिक है वो है ये फिगर, जिसमें एनडीए 294-95 इसके आसपास दिखाई देता है, कुछ दफ़ा आपको 300 के ऊपर, यानी 5-6 सीटें ऊपर नीचे दिखाई देती है। और इसी तरह जो विपक्षी गठबंधन का अलायंस है वो भी आपको इसी फिगर पर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर इसके आसपास लड़ाई होगी। अब इसमें कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा, ये कुछ बड़े सवाल हैं। जाहिर सी बात है। और ये टैली लगातार हम दिखा रहे हैं, पिछले कई वक्त से टैली स्टैटिक है, जैसा आप प्रवीण जी भी लगातार बता रहे हैं। राज बिहारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कृष्णमोहन शर्मा, रजनीश पांडे मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए जुड़ चुके हैं। रजनीश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश से जो उम्मीदें थी उस पर तो बड़ा झटका लगा है। कारण कुछ आ रहा है समझ में? एक ब्रेकिंग आई है, जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। कल दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसके बाद लोकसभा चुनावों के इन रिजल्ट पर चर्चा होगी, मंथन चिंतन होगा। कल दिल्ली में एनडीए की ये बड़ी बैठक, लोकसभा चुनावों के नतीजों पर चर्चा। और आज 7 बजे, जैसा कि जानकारी अब तक आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। कृष्णमोहन शर्मा हमारे साथ है। रजनीश, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कृष्णमोहन शर्मा जी, कल एक बड़ी मीटिंग कॉल की गई है एनडीए की तरफ से, क्या अपडेट्स आपके पास? एनडीए की जो मीटिंग तय की गई है वो उसको इस बात को लेकर तय की गई है कि उनके सरकार की संरचना क्या होगी। और जहां तक बात रही कि 294-95 यानी मेजॉरिटी से 20 सीट ऊपर है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि एक सीट पे जब सरकार आती जाती है तो यहाँ पे 20 सीट ज़्यादा है। और हम अगर कहते हैं, एनालिसिस करते हैं कि फला अगर 16 वाला टूट जाएगा या 15 वाला टूट जाएगा तो 30 और 32 वाला भी टूट के एनडीए में आ सकता है। तो इसकी फिलहाल कोई संभावना ऐसी है नहीं। मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में आ रहे हैं। कम से कम 3-4 लोग लड्डू लेके मुझे देने आए थे, चूंकि मैं लाइव था इसलिए नहीं खा पाया, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। हम अपने कमियों को फिर से एनालाइज करेंगे कि हमारी कमियां क्या रह गई, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन वो एक तरीके से कहे कि थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन हतोत्साहित कहीं नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है केम की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है वो भी वो पार्टी जिसके पास 234-35 सीटें हों, उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम छोटे दल जो हैं वो सरकार बनाने के लिए ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिर 90-95 या 100 के आसपास भी अगर कांग्रेस जाती है तो उसका स्टेक इतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सबसे बड़े दल के तौर पर निकल कर आई है। लेकिन जो अभी तक अंदाज रहा है पिछले 2 टेन्योर में, अब देखना होगा कि एनडीए के घटक दल जो हैं उनकी बार्गेनिंग पावर यहाँ पर बढ़ती है और उनका दखल ज़्यादा बढ़ता है, मंत्रालयों की मांग ज़्यादा बढ़ती है। और यहाँ पर बीजेपी जो पिछली 2 बार से पूर्ण बहुमत के साथ में आ रही थी, फिर भी घटक दलों के साथ में वो बनी हुई थी और उनको जगह दे रही थी, उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? और इस बैठक में, एनडीए की इस बैठक में इन मुद्दों पर किस हद तक चर्चा हो सकती है, उसकी थोड़ी एनालिसिस रखें। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चंद्रबाबू नायडू का अपना जितना इंटरेस्ट है वो आंध्र प्रदेश से है। वो पीछे भी एनडीए सरकार में रह चुके हैं। उनका मकसद इतना रहता है कि आंध्र प्रदेश को पैसा मिले, पैकेजेज मिले, उनकी बात केंद्र सरकार में सुन ली जाए। और जो यहाँ पे फार्मूला रहा है कि 5 सांसद पे आपको एक एमओएस मिलेगा, और अगर 10 सांसद है तो 1 एमओएस और 1 कैबिनेट मिलेगा। तो उसमें 1-2 ऊपर नीचे बार्गेनिंग हो सकती है, चाहे जेडीयू से हो चाहे उसमें हो। लेकिन जहाँ तक बात रही कि नरेंद्र मोदी के जो विकास रथ है जिस पे भारत सवार है एक तरीके से, उसको कोई भी घटक दल तोड़ना नहीं चाहेगा। मैं इस थियरी को कतई बाई करने की तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार जो हैं वो चले जाएंगे राहुल गांधी के साथ। और तो मेरा सवाल मैंने यही पूछा, लोगों से ही पूछा कि अगर नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं तो स्टालिन जो है वो बीजेपी के साथ क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वहां पे उनकी पूर्णतया सरकार है, एक स्टेट छोड़ देगी बीजेपी। तो ये सारी संभावनाओं का खेल है। जो आपने बात कही
कि सरकार कितनी मजबूती से काम करेगी या क्या बार्गेनिंग होगा। निश्चित तौर पे अगर आपकी सरकार अल्पमत की है, अल्पमत का मतलब है कि उनकी अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो बार्गेनिंग होगी, लेकिन ऐसी बार्गेनिंग नहीं होगी कि मोदी जी का कद बौना हो जाए। ठीक है, हर एक फैक्टर पर बात हो रही है। रजनीश भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, लगातार जो धरपकड़, जो धोबी पछाड़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी तक तो बात चल रही थी कि बहुत स्मूथली एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, वहां पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी परफॉर्म कर रही है, उसने कहीं ना कहीं सबकी आंखें खींची है अपनी ओर। देखिए रोहित, ग्राउंड जीरो पे लगातार हम घूमते रहे और संजोग से जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की हाल होती थी तो आप ही संजोग से उस बुलेटिन में भी होते थे। देखिए सही बात है कि डेटा और डाटा से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जब आपका काम बन रहा है तो हर एक चीज सही है, जब काम बिगड़ गया तो 20 आप पे आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी के, मैं खुद इस समय दफ्तर में हूं, आप बीजेपी के दफ्तर के नजारा जो है उससे अंदाज लगाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। डिप्टी सीएम आए थे, डिप्टी सीएम से हमने बात करने की कोशिश की तो डिप्टी सीएम का था कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। हालांकि उनको लग रहा होगा कि आधे घंटे में हमारे फेवर में परिणाम आएगा, तब हम आके मीडिया से मुखातिब होंगे। आधा घंटा क्या 1.5 घंटा हो गया, ब्रजेश पाठक नहीं आए। कार्यकर्ताओं में मायूसी है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता दबे जुबान से जरूर कह रहे हैं मैं बीजेपी में रह के टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के ये प्रदेश मुख्यालय है। कार्यकर्ताओं में दर्द है, कह रहे हैं कि हर एक चीज डेटा और डाटा से नहीं चलता, डेटा और डाटा से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों के बीच नहीं जा सकते हैं। और कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत एक्सप्रेस निष्पक्ष ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की। भारत एक्सप्रेस ऐसा चैनल रहा जिसकी स्टोरी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पेज पर शेयर किया और कांग्रेस ने भी शेयर किया। कुछ चैनलों को ग्राउंड पर रहते हैं, आप लोग परिस्थितियों को ज्यादा समझते हैं। रास बिहारी जी, लगातार हम जब भारतीय जनता पार्टी को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, विश्लेषण हो रहा था, राय शुमारी हो रही थी, तो हर कोई कह रहा था बूथ मैनेजमेंट में तो कोई सानी है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की। अब क्योंकि सीटें थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसमें अब हर एक फैक्टर पर बात हो रही है। अब कार्यकर्ता डेटा का भी जिक्र कर रहा है, कह रहा है नहीं सिर्फ डेटा से काम नहीं चल सकता। तो अब हर एक फैक्टर पर मंथन चिंतन हो रहा है। जो बूथ मैनेजमेंट वाली जो बड़ी ताकत बीजेपी की मानी जाती रही है, इन चुनावों के बाद भी, इस रिजल्ट के बाद भी रुझान है क्या इनके बाद भी उतना मजबूत बूथ मैनेजमेंट करता हुआ बीजेपी क्या इस बार नजर आए, या फिर कहीं कुछ कमी रह गई, लूपहोल्स रह गए? नहीं, देखिए कई राज्यों में बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत रहा। हाँ। जैसे मध्य प्रदेश में है, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में रहा, और भी कई उत्तराखंड में रहा, हिमाचल प्रदेश में भी रहा। लेकिन कई राज्य ऐसे, खास तौर पर अगर हम बात करें कि जहाँ जहाँ हार हुई है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में उम्मीदवारों का चयन गलत रहा, कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाए। इसी तरह यूपी की बात करें अगर, तो यूपी में भी उम्मीदवारों को चयन गलत रहा, या जो कहेंगे पार्टी और सरकार मिलकर काम नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है, जनता में वोट देने की इच्छा थी, लेकिन जिस तरह का माहौल बन गया, लोग उठ ही नहीं पाए। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पहले चरण से लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण हमेशा मतदान कम रहा। कार्यकर्ता लोगों को घरों से निकाल कर ही नहीं लाए। मैं तो पहले दिन ही बोला था, अगर आपको ध्यान होगा, मैं आपको पहले चरण पर मैं आप ही के साथ था, और मैंने कहा था कि ये कार्यकर्ता का ना निकलना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा, और वो दिखाई दे रहा है। और पहले चरण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे सबक नहीं लिया। पार्टी ने ना सरकार, ना पार्टी ने, ना सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि हमारे कार्यकर्ता क्यों नहीं निकल रहे हैं। उनको ये था, तर्क थे बड़े बड़े नेताओं के कि हमने टिकट बहुत सोच समझ कर दिया है, हमको पता है राजबिहारी जी, सिर्फ बीजेपी की कमियां नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी अलायंस की, विपक्षी अलायंस की भी, क्योंकि महाराष्ट्र को देखिए आप, राजस्थान को देखिए आप, और आप पंजाब तो खैर मामला ही अलग था, पंजाब में तो वैसे भी स्थिति कमजोर थी। पश्चिम बंगाल में स्ट्रैटेजिकल निर्णय था। पश्चिम बंगाल की राजनीति को तो आप बड़ा करीब से जानते हैं, वहाँ पर अलग अलग लड़ना लेकिन बाद में साथ में खड़े रहेंगे जैसी स्थिति बनाना, वो फायदा भी देती दिखाई दे रही। तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये बड़े ऐसे निर्णय, ऐसे नतीजे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनपेक्षित हैं, चौंकाने वाले। देखिए राजस्थान में भी जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया गया, उस तरह मध्य प्रदेश में भी किया गया, छत्तीसगढ़ में भी किया गया, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से नए मुख्यमंत्री आए, पुराने नए नेता दरकिनार हो गए और वो एक रिजल्ट नहीं दे पाए। एक बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान में भी जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ, खास तौर पे जैसे अभी खबर आ रही है कि सवाई माधोपुर सीट जो बीजेपी की बहुत पक्की सीट रही है,
अगर वहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी वो जीत के आए हैं। तो दो बार के सांसद रहे थे सुख जौनपुरिया, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो कई ऐसे थे जिनके बारे में था कि ये नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनको भी टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं तो ये भूल हुई है, और ये पार्टी की रणनीतिक भूल है। इस पे पार्टी विचार विमर्श करेगी नहीं करेगी, कब करती है, ये तो कोई जानकारी में है नहीं। क्योंकि आमतौर पे होता ऐसा है कि पार्टी जब हारती है तो चिंतन करती है, और जीतने के बाद ये नहीं सोचती कि हम यहाँ क्यों जीते, हमारी सीटों में हमारी सीट कम क्यों हुई हैं, हमारा वोटों में कम क्यों हुए हैं। क्योंकि जब एक बार जीत जाते हैं और फिर उसी ढर्रे पे चलने लगते हैं। ये इसी कारण ये इस बार खास तौर पे मैं सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा का दूंगा, वहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद पहले से चल रही थी, नहीं किया गया। तो बहुत सारी बात है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ बड़े मजबूत मुख्यमंत्री हैं, और एमएलए की नहीं चलती है, मंत्री की नहीं चलती है, सांसद की नहीं चलती है। जब तक बाबा कुछ कहेंगे नहीं, अधिकारी हिलेगा नहीं, ये वाला जो माहौल है ये भी भारी पड़ा है बीजेपी। ठीक है, संजय बलौदी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में हमको ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पर। मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ, रास बिहारी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस, फिर योगी आदित्यनाथ की अपनी इमेज, और साफ तौर पर जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा, वहां पर भी फाइट तगड़ी थी। लेकिन उसके बाद माना जा रहा था कि भैया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। क्या लगता है कहाँ लूप होल्स रह गए, क्योंकि दावे बहुत बड़े थे? जी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, और जिस तरीके से हमें अपेक्षा की थी उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आए। कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे पैनलिस्ट और आप सभी लोगों ने चर्चा की है सुबह से, इस बारे में बहुत बड़ा मंथन पूरे देश में चल रहा है, सभी चैनलों पे चल रहा है, और कहीं ना कहीं तो कमी रही है। मगर मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारे कारक रहे हैं जिसके कारण इस प्रकार के अप्रत्याशित नतीजे जो है माइनस में भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़े हैं, जिसमें इंटर इनकम्बेंसी भी मैं मानूंगा कि उसमें भी कहीं सीटों पर ऐसा हुआ है। दूसरा, अति कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह, तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा है। तीसरा, अपना टिकट वितरण की मैं बात करूंगा कि कुछ जगहों पे, कुछ सीटों पे जो है टिकट वितरण में भी जो है आपस में हो रहा है। और चौथा जो है, जो सिटिंग अपने कैंडिडेट थे वो तो बस ऐसे कहीं तो ऐसे हो गए थे कि भाई जो कुछ है सब पूरा जो चुनाव का केंद्र था उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर केंद्रित हो गया था। मतलब उनका ये था कि बस प्रधानमंत्री जी हैं, बस बाकी कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी अपनी जगह पे हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने कार्य किए उसका एक सभी को विश्वास भी था। मगर उम्मीदवारों के अंदर इतना एक निष्फिक्र बोलते ना, जैसे बिल्कुल निष्क्रियता से आना कि नहीं जी आप जा नहीं रहे, आप अपने पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल लोगों के सामने लेके नहीं जा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आपको पिछले 5 वर्षों से कहते जा रहे हैं कि भैया अपने जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक लेकर जाएं। मगर फिर भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि 100 से 150 कैंडिडेट जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनको बदलना पड़ा। ये सब सारे फैक्टर थे। और आप देखेंगे लास्ट में ये बात हो गई कि जो विकास का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, वो हमें जो है फिर चेंज करना पड़ा बीजेपी को, और वो मुद्दा आ गया जातिगत और आरक्षण और तमाम इन चीज़ों पे चले गया। यानी कि विकास का जो मुद्दा था वो सही ढंग से वहाँ पे रखा नहीं गया। तीसरा था, मेरा मानना है कि राम मंदिर मुद्दे को सही टाइम पे सही उस पर नहीं रखा गया, मेरा मानना है। अगर ये होता कि जैसे मंदिर प्रतिष्ठापना हुई, वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके तुरंत बाद जो है मुद्दा आगे आना चाहिए था आम पब्लिक के बीच में। ठीक है, 92 में जब आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा की तो इसी राम मंदिर के मुद्दे में एक लहर बन गई थी। अभी जब मंदिर की प्राण इलेक्शन ब्रेकिंग आई है सर, इलेक्शन ब्रेकिंग आई है, जल्दी से बता देते हैं। जेपी नड्डा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। अभी विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे थे, अमित शाह का वाहन जो है वो अंदर गया। चुनावी नतीजों के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रुझानों में तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन बावजूद इसके हर एक इफ एंड बट्स पर विचार विमर्श चल ही रहा है। जी हाँ, अमित शाह और राजनाथ सिंह। अच्छा, ये बताइए बलोदी साहब कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी की राजनीति और जो प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रिक राजनीति रही, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, जिसको आपने ही एक कमी के तौर पर बताया है, उसमें अब कुछ बदलाव आएगा? निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं समीक्षा तो होगी, इसमें मंथन भी होगा। होता ही अक्सर जब कोई राष्ट्रीय पार्टी और बड़ी पार्टियां जिस तरीके से कैंपेन किया गया है
और इन मुद्दों को कि कहीं ना कहीं वास्तव में ये चीज़ें कहाँ क्यों कम हुई है और किस लिए हुई है और किन कारणों से हुई है, इस पर विचार विमर्श भी होकर मैं तो स्पष्ट ये भी कहना चाहूँगा कि आगे पार्टी हाईकमान को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे की रणनीति को देखते हुए कि भाई कहाँ पे कुछ कमी रह गई, क्या है हमारे लोगों से रही है। नो डाउट इसमें जो रणनीति बनाई गई थी कार्यकर्ताओं की, तो उससे कोई कमी नहीं रही है। कृष्णमोहन शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण जी, आप कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, और बलोदी साहब जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि लूप होल्स तो बहुत सारे हैं अब, क्योंकि हालांकि बहुमत में तो रुझानों में बहुमत मिल रहा है एनडीए को, लेकिन बावजूद इसके हर एक इफ एंड बट्स पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। व्हाट्स योर टेक सर? प्रक्रिया शुरू हो रही थी फर्स्ट फेज की, तो पार्टी के एक महासचिव, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता बताना, ठीक। पार्टी के महासचिव के साथ में अशोका उनके पार्टी पुराने वाले ऑफिस में बैठा हुआ था, हमारे एक और सहयोगी भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को झंडा और बैनर लेके जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जय कहने वाले लोग चाहिए, लेकिन जब हमारी सरकार बन जाती है तो हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता। संघ वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले करेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये संघ करेगा, और वो आपस में हिलते डुलते अगले 5 साल तक वो पार्टी का साथ छोड़ देता है कि कार्यकर्ताओं का भी काम होना चाहिए। तो जो वो बोल रहे हैं कि पीछे कार्यकर्ताओं में मोदी जी का परसोना बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता आपके लिए 20 साल 25 साल झंडे उठा के तपती गर्मी में आपका साथ दिया है, आप अगर चुन लेने के बाद उसको भूल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वोट नहीं देगा। दूसरा, दक्षिण की राजनीति को बिल्कुल भी समझने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। दक्षिण को लेकर जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ध्वस्त हो गया। हाँ, कर्नाटक में निश्चित तौर पर 16 सीटों पर बीजेपी का आगे होना ये बताता है कि अपेक्षित उनके लिए ये रहा है, लेकिन तमिलनाडु जहां पर कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है, वो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी नाकामी होगी। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स ने या पहले भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बीजेपी यहां पर कुछ सीटें भी ले आए तो एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन ये हालत होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। वहीं पश्चिम बंगाल में जिस अंदाज में ममता बनर्जी लड़ी हैं और जिस तरह का ट्रैक्शन उनका दिख रहा है, वो भी इस ओर इशारा करता है कि वो भाप गई थी जनता की नब्ज को, और भारतीय जनता पार्टी जो है। आप बताइए थोड़ा सा राजबिहारी जी, पश्चिम बंगाल के विषय में तो आप काफ़ी जानकार हैं और आपसे काफ़ी बात भी हुई इस पर कि पश्चिम बंगाल में कैसे झटका बीजेपी को लग गया और ममता बनर्जी की ये लोकप्रियता या किस तरीके से वो साधने में कामयाब हुई वोटर्स को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टीएमसी से नेता तो कई आए कई गए भी, लेकिन जो आक्रामक रुख भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय जब वहाँ के प्रभारी थे जो अपनाया था कि बार बार उन्होंने बार किया, उनके घोटाले उठाए, उनको टक्कर दी, उनकी हिंसा का मुकाबला किया, लेकिन बाद में भारतीय जनता उनके वहाँ से प्रभारी के बदलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी वो आक्रामक रूप नहीं अपना पाई, खास तौर पे संगठन के तौर पे। ठीक है, बाकी जगह से तो लोगों को ले आए, लेकिन उनके अंदर जो भावना लानी चाहिए थी, जो निचले स्तर तक जाके लड़ाई करनी चाहिए थी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और दूसरा, जो एक चक्रव्यूह बनाना था ममता बनर्जी को घेरने के लिए, वो भी तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से धाड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर जवाब दिया, अमित शाह ने भी जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने वहाँ पे रोड शो भी किया, कई 22-23 वहाँ पे उन्होंने जन सभाएं की, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं हुआ। उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो केंद्र से वहाँ समर्थन मिलना चाहिए था, खास तौर पे जो जहाँ पर वो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कई घटनाएं सुनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, कई कार्यकर्ता मार दिए गए, उनके परिवारों का भी ध्यान नहीं रखा गया। पहले आप देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर मार दिया जाता था तो दिल्ली तक आवाज़ उसकी आती थी, बार बार सूचियाँ निकाली जाती थी, लोग नेता उनके परिवार से मिलने जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, लोगों को लगता था कि ममता बनर्जी के जो घोटाले हैं, जो कारनामे हैं, वो जनता के आने के बाद में बड़े पैमाने पर जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। और जो संदेश खाली का मुद्दा था, ऐसा लग रहा है जैसे संदेश खाली का मुद्दा तो भाजपा का संदेश ही खाली करके चला गया। बलोदी जी, उत्तराखंड में तो अपेक्षित था ही, आप उत्तराखंड की सियासत को जानते ही हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट देखिए अलग अलग जगहों पर, मैं ये भी नहीं मानूंगा कि एक इलेक्शन ब्रेकिंग और है,
एनडीए को बढ़त है रुझानों में, वो तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस दिखाई रहा है। 293 सीटों पर इस वक्त एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। एक और कम हो गए। हाँ, तो कुल मिलाकर देखिए अभी सरकार बनाने की स्थिति में तो एनडीए गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। इसमें बस थोड़ा चौंकाने वाला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें जो हैं वो पूर्ण बहुमत पर नहीं दिखाई दे रही हैं, और ये 3 टेन्योर में पहली बार है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, विपक्ष के एकजुट होने के बाद में ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से जो रहा है, ये भी अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन अब जब आप वादे को देखेंगे, दावे को देखेंगे, तो उसमें फिर दावा ये था कि 400 पार जाएंगे। 400 पार को एक साइकोलॉजिकल गेम भी माना गया। आपने देखा कि एग्जिट पोल पर भी उसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। 350 बड़ी सहजता से सभी लोगों ने दिए। मैं आपसे राम मंदिर पर अवश्य जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड में था तो उत्तराखंड पर में इसका बड़ा असर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश जहां सबसे बड़ा झटका लगा, ये जितना भी कुछ आप बड़ा उलटफेर देख रहे हैं, इसका लिए सबसे बड़ा कारक मैं उत्तर प्रदेश को मानता हूं। दक्षिण उतना बुरा भी नहीं रहा है, तमिलनाडु को छोड़ दिया है। तमिलनाडु में बहुत अपेक्षा नहीं थी, 8-9 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें भी मिलती तो बड़ी कामयाबी होती, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली। तेलंगाना में 8 सीटें, 16 सीटें आंध्र प्रदेश में, तो ये नहीं, 16 सीटें वहां टीडीपी को हैं, लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो सहयोगी दल को मिली। कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश झटका दे गया और राम मंदिर का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ऐसा कहना ठीक हो? जी 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 प्रवीण जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्र और धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रखर मुखर रही है। और धर्म की जहाँ तक हम बात करें, सनातन की जहाँ तक बात करें, उसके स्टार्टिंग जो है हमारे अयोध्या से, राम मंदिर से होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले से लेकर अभी तक हमारे पास एक मुद्दा रहा है, और जब पहले मुद्दा था तब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अग्रसर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच रही थी। दुर्भाग्य है कि जब इस समय उस कार्य का जब पूर्ण सिद्धि हो गई है, इसके पश्चात ये उसका प्रतिफल जो है अपनी सरकार के तौर पर। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं। शहनवाज हुसैन साहब से हमने बातचीत पहले भी की, और वो स्टूडियो में भी आए। भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में जब उनसे बातचीत हुई थी तो कई मुद्दों पर बात हुई थी। शहनवाज जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरा, पहला रिएक्शन आपका चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी ऐसे दावे थे जिसमें ये स्पष्ट लग रहा था कि आप भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। कहाँ पर कमी दिखाई देती है, क्या चूक है, यह आपको लगता है कि अपेक्षित टाइप के नतीजे, क्योंकि सरकार तो बनी रही है एनडीए की? वो आपका नंबर है 232 का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जी। मैंने आपके चैनल में कहा था, पुराना इंटरव्यू निकाल लीजिएगा जी। आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। तो आ गए मोदी तीसरी बार, जीत गए मोदी, प्रधानमंत्री बन गए मोदी। अब ये सही है कि विपक्ष ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और एक मजबूत विपक्ष मिला है इस बार, लेकिन लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे। ये पहली बार हो रहा है। नेहरू जी के बाद, नेहरू जी तो फर्स्ट टाइम में तो इलेक्टेड थे, मतलब यानी सेलेक्टेड थे, और लेकिन मोदी जी ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया। यानी अगर गुजरात को और इनके इस कार्यकाल को जोड़ेंगे तो कोई भी राजनेता इतने साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं रहा। तो मैंने आप भारत एक्सप्रेस आकर आपके चैनल में बात किया था जी, और कहा था कि आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, और जो मैंने कहा था वो सही साबित हुआ है। शहनवाज जी, लेकिन एक कसक 272 खुद आए और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी रहे, ये कसक तो रहेगी? नहीं, कसक तो रहती है, कसक तो रहती है। हम 400 जीतते, कसक ये दिल मांगे मोड़, मन तो करता है और जीते जी, इसमें मन कहाँ भर रहा। लेकिन हमने, हमारे ट्रैप में विपक्ष आया। अगर हम 294 की जगह 394 भी जीतते तो वो कहते देखिए देखिए हमने इनको 6 सीट पहले रोक लिया। अरे हम सरकार में आने के लिए न, हमने टारगेट तो बड़ा ही करना था ना। जब टारगेट बड़ा बनाना पड़ता है, उसको अचीव करना होता है, तो वो लोग तो इसी में रहे, हम 400 के पार नहीं आने देंगे। तो ठीक है, 400 के पार उन्होंने नहीं आने दिया, और हम कह रहे थे फिर एक बार मोदी सरकार।
तो बन गई मोदी सरकार। रुझान भी कहीं उस तरफ इशारा तो कर ही रहे हैं, और जिस ट्रैप का जिक्र प्रवीण जी आप लगातार कर रहे थे, साइकोलॉजिकल ट्रैप का जिक्र आप लगातार कर रहे थे, लेकिन शाहनवाज जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ की इमेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े चेहरों के बैक टू बैक दौरे, और उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है आपको अच्छी फाइट दी गई है, या फिर कई ऐसे लूप होल्स हैं जो आप लोग उस पर भी मंथन चिंतन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक बड़ा झटका तो लगा है बीजेपी को? नहीं, उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे, और एकदम जैसे मध्य प्रदेश में हम अच्छा जीते, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा में भी इन सब सीटों में जो पहले हमें उम्मीद थी उस हिसाब से सीटें नहीं आई, लेकिन कुछ कमी रही होगी, उसको तलाशेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र उम्मीदवार ये की भी दोनों दो बड़े incumbency स्टेट बहुत पहले और होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही है चीजें, और महाराष्ट्र को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो तोड़फोड़ हुई, शिवसेना अलग हो गई, एनसीपी अलग हो गई, ये लोगों को पसंद नहीं आया शायद। देखिए, जीतने के और हारने के दोनों के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। अब जो हमारे विरोध में लोग हैं वो कहते हैं साहब यही वजह है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये वजह नहीं होगी। तो ये रहता है कि लोग जो वजह बताते हैं वो वजह नहीं हो। वहाँ तो हम अच्छी सरकार चला रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। शहनवाज जी, आपके एक प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक भी निकली है, वो बिहार के विषय में थी। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे बिहार को लेकर, और बिहार में एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि नीतीश सबके हैं, ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल भी हो रहा है उनका ये होर्डिंग, तो सबके हैं, और एनडीए के साथ में कितना मजबूती से बने रहेंगे इसको लेकर एक बहस शुरू हो गई है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा इस पर टिप्पणी करें। और बिहार की राजनीति तो आपके गृह प्रदेश की राजनीति है। देखिए, हमने कहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म हम करेंगे, और बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्म एनडीए ने किया है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमारी ताकत वहाँ बढ़ गई। जो ईबीसी वोट है, जो लव कुश वोट है, उसमें नीतीश कुमार जी ही नेता हैं, और यही वजह है कि उनके साथ आते ही हम लोग बहुत बड़ी तादाद में सीट जीते, और वो हमारे भरोसे के साथी हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है, कोई चिंता न करे, नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ रहेंगे और मजबूती से रहेंगे। एक शहनवाज जी, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो थी वो उसमें मजबूती से थी, एक बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन जैसे ही आप अल्पमत में होते या सहयोगियों के साथ में बहुमत आपके पास होता है, तो आपको बहुत सुनना पड़ता है सहयोगी दलों का, चाहे वो मंत्रालयों के बंटवारे हों या दूसरे बड़े डिसीजंस हो। इस पर तो बड़ा असर पड़ने वाला है। नहीं, गठबंधन की राजनीति तो बीजेपी के डीएनए में है। हम लोगों ने तो 67 में सरकार चलाई है। हम लोगों ने कई राज्यों में, हमने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में हम लोग शामिल थे गठबंधन में, और गठबंधन में अटल जी की तो दोनों सरकार गठबंधन की सरकार थी, और अभी भी मोदी जी की भी दोनों सरकार गठबंधन की सरकार थी। भले हम अपने दम पर बहुमत ले आए थे, लेकिन हमने अपने सहयोगी को पूरा सम्मान देने का काम किया, और मोदी जी तो सब सहयोगी का बहुत सम्मान करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गठबंधन की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है। हमारे सहयोगी जी, हमारे कहीं से सहयोगी कोई दुश्वारी नहीं आने वाली। हमारे सहयोगी केएम कृष्ण मोहन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। केएम, आप भी कुछ पूछना चाहें शहनवाज जी से तो पूछ सकते हैं। शहनवाज जी से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के बारे में कभी चर्चा की थी क्या अंदर की, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है? हाँ, कुछ उम्मीदवारों की रहती है कई बार, कई वजह से। जब कोरोना का टाइम था तो बहुत से लोग क्षेत्र में कम गए थे, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में तो सब गए, वो उम्मीदवार सारे जीत गए। तो वो तलाशेंगे कि कहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी। और जब हम लोगों ने सर्वे करके ही टिकट दिया था, बीजेपी का एक पैमाना होता है, सर्वे करते हैं, कार्यकर्ता से पूछते हैं, सबकी राय ली जाती है, फिर वो स्टेट के कोर ग्रुप में चर्चा होती है, फिर वो केंद्रीय चुनाव समिति में आती है, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ चर्चा करने के बाद उम्मीदवार तय करते हैं। तो ये तो हम लोग सारी चर्चा करके देते हैं, लेकिन फिर भी
क्या कमी रही उस कमी को देखा जाएगा। ठीक है शाहनवाज जी, क्योंकि 2014 हमने देखा आपकी सरकार आई, 2019 में वोट शेयर बढ़ गया, अब 2019 में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन इस बार वो कम हो गया। कई एक्सपर्ट से कहते थे कि भैया अगर वोट शेयर कम हो रहा है तो जो सरकार मौजूदा है उसको फायदा होता है, लेकिन शायद बीजेपी को इस चीज का फायदा नहीं हुआ। और रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों को वोट कराने के लिए बाहर नहीं ला पाया, ये एक बड़ा सेटबैक रहा। नहीं, वोट शेयर तो बढ़ा है, कार्यकर्ता भी बहुत मेहनत करता है। अब ठीक है, जब हम लोगों को थोड़ी सीट घटी है तो कार्यकर्ता, हमारे यहाँ तो नेता एक है, हम सब कार्यकर्ता ही हैं, सब लोगों ने मेहनत की। आपने देखा ना, आप चेहरे का रंग बदल गया मेरा घूमते घूमते पूरे देश में, और पूरे चुनाव में कंटिन्यू लगे रहे, तो मेहनत तो हम लोगों ने की। अब हो सकता है कुछ कमी हम ही लोगों में रही होगी। नहीं, आपने तो मेहनत की, लेकिन आप जैसे लोगों को चुनाव में तो नहीं लड़ाया गया। अब वो चुनाव में तो उम्मीदवार तय करती है पार्टी, और इस बार वो सीट अलायंस में थी, हमारी सीट, तो हमारे अलायंस के साथी जीते हैं उस सीट। शाहनवाज जी, मैं यही बात कर रहा था कि हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के चयन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली गई, ऊपर से ही उतार दिए गए, जिन कारण जिनका कार्यकर्ताओं के साथ आखिर तक समन्वय नहीं बन पाया। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और हरियाणा में तो 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के पृष्ठभूमि के थे। इसी तरह से राजस्थान में भी कुछ ऐसे थे। तो उसका भी जनता से क्या, कार्यकर्ताओं से नहीं जोड़ पाए, और कार्यकर्ता कहीं चुनाव में दिखाई भी नहीं दिया। हाँ, वो उम्मीदवार तो देखिए, पार्टी से कई जगह से लोग जो हमारे पार्टी में आते हैं वो तो हमारे ही हो जाते हैं। अब उनको बाहर का हम नहीं मानते। जिस दिन से कमल का पटका लगा देते हैं, छाती पे कमल लगा देते हैं, उस दिन से उनको अपना ही मानते हैं, बाहरी मानकर उनको उम्मीदवार नहीं बनाते। और इसलिए बड़ी तादाद में कई पार्टी से लोग हमारी पार्टी में आए हैं और उनको सम्मान देते हैं, इसीलिए लोग आते भी हैं। और उसको लेकर हो सकता है जिनको टिकट ना मिला हो या उनकी जगह वो लड़े हों, उनके मन में थोड़ा क्षोभ हुआ हो, लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की। ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि आपके पास 294 दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि जो साथ में वो बने रहेंगे, लेकिन और मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे दल दिखाई देते हैं जिनको और साथ में लाया जा सकता है। नहीं, वो आगे दिखाने के लिए कोई दल क्या है, हम तो बहुमत में है ही।